हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से द बालाजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट का पहला पेपर लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने आपसे 2 दिन पहले वादा किया था कि मैं आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूं, लेकिन मैं पेपर आपको नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और तबीयत अभी भी ख़राब है। मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। दोस्तों, अगर आपको आवाज़ सही ना लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझको जुकाम वगैरह है, बहुत कस के जकड़न है, इसलिए आवाज़ सही से नहीं निकल रही है और खांसी भी बीच बीच में आ रही है। लेकिन दोस्तों, आप देखिएगा वीडियो को, आप पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है पूरा आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के पूरे पैटर्न पर ही आधारित है। और इस वीडियो में मैंने जीके के, करंट अफेयर्स के, मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं और आपके एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, जिसका एग्जाम 28 दिसंबर को है। उसके लिए सीबीटी 1 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पहला पेपर मॉक टेस्ट है। यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है। इसी तरीके के मॉक टेस्ट आपको आपके एग्जाम तक मिलते रहेंगे। इस मॉक टेस्ट का पूरा पैटर्न मैंने, जैसा आपके एग्जाम में पेपर आएगा बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है। 100 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट है, आप ध्यान से दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस मॉक टेस्ट में रखे हुए हैं, जिसको आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप कॉपी पेन से जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे या जो आपको नहीं आते हो उसे नोट करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने आप को परख रहे हैं कि आपका एग्जाम के लिए आप कितना तैयार है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन जिससे आपसे कोई मिस नहीं होगी और आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट है या जितनी भी रिवीजन क्लासेस हैं आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का एक और नारा था जिसे बोलते हैं, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनका एक प्रसिद्ध नारा जय हिंद, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया हुआ है। बात करते हैं एमके गांधी, तो इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और एक नारा और दिया था जिसे बोलते हैं भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जबकि जो तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के ही रहूंगा। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका, इस प्रश्न का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है। संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्रों में एक जो सत्र होता है उसे बोलते हैं बजट सत्र, एक सत्र को बोलते हैं बजट सत्र। दूसरा जो सत्र होता है उसे बोलते हैं मानसून सत्र। एक सत्र और होता है जिसे बोलते हैं शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इस तरीके से 3 सत्र हैं और इन 3 सत्रों में 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लैंड का आशय क्या है? तो लैंड का आशय है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। यहां पर 2x और ये जो 2 लगा हुआ इसको स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि ये टाइप इस तरह से हो सकता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर में 2 से भाग देने पर क्या बचेगा, x स्क्वायर। यहां पर क्या बचेगा, x स्क्वायर। इसके बाद इसमें भाग देंगे तो बचेगा 6x, इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2 9 18, यहाँ बचेगा 9। और यहां पर ये 6x है, ये कितना है, 6x है। इस 6x में हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसका हम कपल बनाते हैं। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 6। तो ऐसा भाग करेंगे कि 9 एक कम 9x, यहाँ पर 1 है तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 9 हो जाएगा। तो हम ऐसा बीच का कपल बनाते हैं कि 6 को हम जो है 6 भी लिखें और 9 हो जाए। तो कैसे, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x और प्लस 3x हम ले लेंगे तो हो जाएगा 6 और आखिर में 9। यहाँ पर प्लस का निशान जो है तो ये प्लस का निशान लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस करते हैं, 3 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और 3 3 9 भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये कपल बनाएंगे। इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3।
यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 3 है, प्लस 3 कॉमन यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। आप देख रहे हैं दोनों तरफ x प्लस 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, एक कपल लेंगे और x प्लस 3 बराबर हम लिखेंगे अगर 0, x प्लस 3 बराबर यहाँ लिखेंगे 0, तो 0 को बराबर के उस तरफ जाएगा तो आंसर आ जाएगा x बराबर -3। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम गेहूं है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है। तो 18% लाभ पर अगर वो बेचे तो 18% लाभ पर बेचेगा जो भाग है उसका उस पर कितना लाभ मिलेगा, यानी 18% लाभ पर बेचे भाग की मात्रा क्या है, इस प्रश्न का ये मतलब यही प्रश्न है। फिर से पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम गेहूं है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर के 14% का लाभ होता है। तो 18% लाभ पर बेचे गए भाग की मात्रा कितनी है, हमें यही इसमें बताना है। तो यहाँ पर 18% लाभ पर बेचे गए भाग की हमें मात्रा बतानी है। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखें, इसको हम अनुपात समानुपात के हिसाब से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। जैसे एक दुकानदार है, उसके पास 1000 किलोग्राम गेहूं है, तो वह एक भाग को बेच रहा है 8% लाभ पर। कितने पर बेच रहा है, तो बेच रहा है वो 8% लाभ पर, एक को बेच रहा है वो 18% लाभ पर, और कुल मिलाकर उससे 14% का टोटल लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करते हैं, इससे अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, और 8 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, और इन दोनों का प्रतिशत कितना हो गया, इन दोनों का प्रतिशत हो गया 2 दूनी 4, 2 3 6। अब कुल मिलाकर कितने प्रतिशत, 2% 3 आ रहा है, और इन 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5। कितना हो जाएगा 5। और पूछ रहा 18% पर भेजे गए मतलब बेचे गए भाग की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितना गेहूं है 1000 किलोग्राम, और मिलाकर कितना हो गया 2 और 3 मिलाकर के हो गया 5, तो यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे। और कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 18% ये, और इस तरफ का ये कितना आया है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 से अगर भाग देंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा 200, और 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। तो यहाँ पर बी का मतलब 600 किलोग्राम इस 18% लाभ पर बेचे गए भाग की मात्रा है 600 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, तो स्वेज नहर निम्न में से लाल सागर और जो आपका ये है मरमरा सागर, नहीं यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, लाल सागर और भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बात करते हैं इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट की, तो जो इस नहर का निर्माण 1858 ईस्वी में शुरू हुआ था और 10 साल तक इसका निर्माण हुआ, और 1868 तक इसका निर्माण हुआ, और 1869 में इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया। इसकी जो लंबाई की बात करें तो 168 किलोमीटर इस नहर की लंबाई, स्वेज नहर की। इसकी चौड़ाई 60 मीटर है और इसकी गहराई 16.5 मीटर गहरी ये नहर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, क्वासर को रोग की कमी, क्वासर को रोग किस कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासर को रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहां पर है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं इस प्रश्न में इस तरह से ये दिशाएं होती हैं। हम इस तरफ हमेशा पूरब मानेंगे, हमेशा इस तरफ पूरब मानेंगे, इस तरफ पश्चिम मानेंगे, इस तरफ उत्तर मानेंगे और इस तरफ दक्षिण मानेंगे। तो ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिशाओं को देखते हैं। अब इसी दिशा के हिसाब से हम चलेंगे। तो प्रश्न कहता है कि सबसे पहले वो 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो यूं हम जाएंगे पूरब की ओर 10 किलोमीटर। उसके बाद कहते हैं 7 किलोमीटर चलने मतलब तथा 7 किलोमीटर बाएं जाता है, तो 7 किलोमीटर ये बाएं जाता है, इस तरफ 7 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर ये जाता है, फिर से चलता है दाएं घूम करके। अंत में वो फिर से दाएं घूमता है और 7 किलोमीटर फिर से आता है, तो 7 किलोमीटर फिर से आया। तो बोल रहा है कि उसकी जो
प्रारंभिक बिंदु से उसकी स्थान की दूरी कितनी है। तो यहाँ से चला था और यहाँ तक चला है, तो 10 किलो, यहाँ से चला था और यहाँ तक चला है, तो 10 किलोमीटर ये और 8 किलोमीटर की ये दूरी, तो टोटल मिलाकर के हो गया 10 + 8 18 किलोमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा 18 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 3 7 13 21, 1 3 7 13 21, ये इस प्रश्न में दिया हुआ है। इसको अभी एक पैटर्न है, इसके पैटर्न को, इस प्रकार के क्वेश्चन जो नंबर सीरीज होती है उसका क्वेश्चन है और इसमें पैटर्न को हमें पहचानना होता है। तो पैटर्न कैसा है, सबसे पहले 1 फिर 3 फिर 7 फिर 13 और फिर 21। देखते हैं किस तरीके से इसका पैटर्न बना हुआ है। 1 से 3 के बीच में +2 की जो है कमी है, 2 से 7 के बीच में +4 की कमी और 7 से 13 के बीच में +6 की कमी। तो आप समझ गए हैं। इसी तरीके से 2 4 6 इसके बीच में 8, यानी 8 जोड़ेंगे तब जाकर के हमें 13 में 8 जोड़ेंगे 21 आएगा, और 21 में जब हम 10 जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की क्या आना चाहिए, 21 में 10 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 31। इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा 31। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, तो है संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान था कि संविधान जो 44वें संविधान संशोधन से पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूलभूत अधिकार था, हमारे फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार था, 7 हमारे मौलिक अधिकार हुआ करते थे। वर्तमान में 1978 के जो 44वें संविधान संशोधन के पहले ये 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब 6 मौलिक अधिकार हैं, और जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। संशोधन से पहले 31वें अनुच्छेद 31वें के अनुसार यह मौलिक अधिकार था, किंतु अब संशोधन के बाद ये 300A के अनुसार विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह किया गया था, यह सबसे पहला सत्याग्रह था। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, और 1917 में एक किसान आंदोलन था जिसे बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह को गांधी जी ने सबसे पहले, जो कि बिहार में है चंपारण, तो गांधी जी का अब दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर सत्याग्रह सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, ये विज्ञान का जो आपका प्रकाश वाला पार्ट है, जो चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन है, उसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। जब यहाँ पर आपतन कोण है, आवताना सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण होता है। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। मानते हैं ये एक आईना है, और यहाँ हम ये मानते हैं कि ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, और ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। और जब प्रकाश मान लीजिए अगर यहाँ से आता है तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है, इस अभिलंब ये आपतन बिंदु है, और ये जो किरण आ रही है ये एंगल आई होती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण से बना हुआ ये कोण एंगल आई जो आपतन कोण कहलाता है। तो जो अपवर्तन कोण होता है वो क्या होता है, इस अभिलंब से दूर चला जाता है, यानी ये एंगल जो बनेगा आर, ये एंगल क्या बनेगा आर, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। और जैसे जैसे हम आई की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस एंगल आर की भी जो एंगल की जो मतलब जो मात्रा है, यानी उसका जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इस तरीके से एंगल आई को अगर मान लीजिए यहाँ से ले जाते हैं तो अपवर्तन कोण भी इस तरीके से कुछ बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब एंगल कुछ ऐसा अगर होता है तो अपवर्तन कोण क्या करेगा, 90 डिग्री जाकर के बनाने लगता है, और जैसे ही 90 डिग्री बनाएगा तो आपतन कोण का जो क्रांतिक कोण उसी को बोलते हैं। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं। तो ये बने हैं चंबल नदी पर,
अब जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है, जहां से निकलती है, उसे बोलते हैं जनापाव हिल। क्या बोलते हैं उसे? जनापाव हिल। और जनापाव हिल कहां पर है? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में है। और इसके अलावा बात करते हैं आपकी जो ये बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी की सहायक नदी है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकल करके और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर है कि जब एक दुकानदार के पास 2 घड़ियां हैं और वह दोनों घड़ियों को 308 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है, एक पर उसे 12% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 12% का। और एक पर उसे 12% की हानि होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अक्सर आप एग्जाम में देखेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि ज्यादातर जब जितने ही का लाभ हो रहा हो, जितने प्रतिशत का, और उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हानि ही देखने को मिलती है। आप एग्जाम में हानि जहां पर हो उसे देख करके लगा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं? इसकी ट्रिक है कि लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत, लाभ और हानि का प्रतिशत बटे 100 कर देते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है? 12 का। हानि कितनी हो रही है? 12% की। ठीक है। और बटे अगर हम इसको 100 कर देते हैं तो यहां से 4 तियां 12 और 4 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो 12 तियां 36 और बटे 25, 36 बटे 25 की हानि हो रही है। यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 36 बटे 25 की हानि, ऑप्शन डी। यहां पर ऑप्शन डी इसका 36/25% हानि हो रही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहां पर है, ए किसी काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर 5 दिन साथ काम करते हैं तब पता चलता है कि शेष काम, यहां पर प्रश्न थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहां पर यह होना चाहिए एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला, से यहां लिखा है, यहां पर हो जाएगा ए काम छोड़ करके चला जाता है। तो शेष काम को करने में कौन अकेला करेगा? शेष काम को बी की जगह बी होना चाहिए। शेष काम को बी कितने दिन तक करेगा? तो यहां पर प्रश्न आप एक बार फिर से देख ले। कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो 5 दिन तक अगर दोनों मिलकर के करें, यानी ए प्लस बी एक साथ मिलकर के अगर 5 दिन काम करें तो फिर ए काम छोड़ करके चला जाता है, तो बी उसी काम को कितने दिन तक करेगा? तो ये कार्य और समय का, ये वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर का प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न में कहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं, पूरा काम निकालते हैं। तो 25 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100। टोटल काम कितना है? 100 पार्ट है। अगर इस काम को 25 दिन में करता, 25 पार्ट काम करता है ए एक दिन में, तो 100% काम को, यानी 100 पार्ट काम को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। यानी एक जो काम करने की क्षमता है वो 4 है। और उसी प्रकार से बी 100 काम को 5 दिन में कर सकेगा। तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना पार्ट काम कर सकते हैं? 4 + 9। भाई कह रहे ना कि 5 दिन तक ए प्लस बी काम करते हैं मिलकर के। तो अगर ए एक दिन में 4 पार्ट काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 पार्ट काम कर सकता है, तो ए बी मिलकर के दोनों एक दिन में कितना? 4 + 9, 9 पार्ट काम कर सकते हैं। 5 दिन तक दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक, यानी एक दिन में काम करते हैं 9, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 45 पार्ट काम कर लेंगे। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद बी ए काम छोड़ करके चला जाता है, तो 100 काम टोटल था, 100 काम टोटल था और 45 जो काम है दोनों ने मिलकर के साथ में किया, बचा 55 पार्ट काम। 55 पार्ट काम किसको करना है? बी को करना है। बी के एक दिन की काम करने की एफिशिएंसी या क्षमता कितनी है? वो है 5। तो एक दिन में 5 पार्ट काम करता था, 55 पार्ट काम कितने दिन में करेगा? तो 5 से भाग देंगे, तो 11 दिन में। कितने दिन में? बी उसी काम को 11 दिन में, बचे हुए शेष काम को 11 दिन में कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर है 17वां प्रश्न। यहां पर दिया हुआ है
ALMIRAH अलमिराह को ये कोड दिया हुआ है BNPMWGO। उसी प्रकार से DNRWLUA किस कोड में इसको हम लिखेंगे। तो इसके लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो A B से कितना ज्यादा है 1, L जो है N से कितना ज्यादा है 2, M जो P से कितना ज्यादा है 3, I W से M से कितना ज्यादा है तो 4। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये ज्यादा हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, इसी पैटर्न को हम देखेंगे DNRWLUA किससे कितना ज्यादा है। तो यहां पर हम देखेंगे D से 1 ज्यादा, या यहां पर ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। ऑप्शन कितना है 4 आपके पास ऑप्शन है। तो D से अगर 1 कम करेंगे तो हो जाएगा C, D से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा C, N से 2 कम करेंगे तो N से 2 कम करने पर कितना आ जाएगा L। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर CL और बाकी CL किसी में नहीं है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 2 3 4 कम करते हुए इस कोड को हम प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को इसका श्रेय जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के अलावा अखाड़े, लाठी क्लब और गो हत्या विरोध जैसी सभाएं भी स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही सिर्फ हटाया जा सकता है। और इस यानी जो अनुच्छेद आपका 61 है, अनुच्छेद 61 है, उसके तहत अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को अगर संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो संसद उसे महाभियोग पारित करके उसके पद से उसे हटा सकती है। लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी लिखित के रूप में सूचना दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, अपना 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत, 3 संख्याओं में पहली दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। तो उन संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो इस प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा पेज यहां पर हमने ले लिया। अब इस दूसरे पेज में देखते हैं, पहले कहा था कि 3 संख्याएं, तो सबसे पहले मान लेते हैं 3 संख्या कौन सी हैं। तो 3 संख्याएं x, y और z है। 3 संख्याएं x, y और z है। कहा है कि पहली और दूसरी संख्या का औसत, तो पहली और दूसरी संख्या का औसत क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2। इसका औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। तो दूसरी तीसरी संख्या y प्लस जेड, इसका औसत बटे 2 ये हो जाएगा। कहा है कि x प्लस वाई बटे 2, इसका औसत y प्लस जे बटे 2 के औसत से 15 अधिक है। इसका औसत इससे 15 अधिक है। अगर हम इसमें 15 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा, पक्षांतर करने पर हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2, ये इधर अगर माइनस हो जाएगा तो y प्लस जेड बटे 2 हो जाएगा। इन दोनों में 2 है, 2 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर इन दोनों में हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, एक सेकंड छोटा सा लिख दे, आ नहीं पा रहा। अगर यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, तो बचेगा x प्लस वाई माइनस माइनस वाई माइनस जेड बटे 2, और यहाँ पर बराबर में 15 चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस 2 को इससे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 15। तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचा x
माइनस का जेड बता। और कह रहा था कि पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितना, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना बचा, आंसर 15 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन पहले इस प्रश्न की तरफ जाते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा था पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 15 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉकडाउन लाइसेंस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लॉकडाउन लाइसेंस के लेखक कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शोभा डे। इसको याद कैसे रखें, आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगता है तो बाहर निकलना घर से मना था, तो जो लोग बाहर नहीं निकले थे तो संविधान की क्या बढ़ा रहे थे, वो लोग शोभा बढ़ा रहे थे। जब डे में नहीं बाहर निकल रहे थे तो संविधान की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से हो गया शोभा डे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और इस तरह से लगातार ट्रिक वाली वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे उस तरीके के चैप्टर्स का मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सभी लिंक को देख करके एक एक वीडियो को तैयार कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ये कि पूरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17 सही 2/3 का 180 प्लस 104 का 480 बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म में करें तो 7 51 51 2 53, तो हो जाएगा 53/3। यहाँ हो जाएगा 53/3 53/3 और 1/4 का 80। तो का को हम बोलते हैं गुणे का चिन्ह, तो का की जगह हम गुणे का अगर चिन्ह लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 53/3 गुणे 180, 53/3 गुणे 180। तो 3 से अगर हम 180 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 4 का अगर हम 480 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 दूना 8 120 हो जाएगा। 120 और 53 गुणे 60, तो 53 गुणे अगर हम 60 करते हैं तो हो जाएगा 3120। कितना हो जाएगा 3120। और इसमें अगर हम 120 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे 120 जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पर कितना आंसर हो जाएगा 3 1 8 2 0 0 0 3300। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3300। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझने आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी आपका हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये कि हाल ही में संपन्न हुए नवीनतम आईपीएल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता था। जो 2020 का लॉकडाउन के बाद जो टूर्नामेंट हुआ था आईपीएल का, तो इसका खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने, जिसके कप्तान रोहित शर्मा थे। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 4 tan स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 60 का मान कितना है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपका 4 tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 को जो हम क्या करेंगे, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। और माइनस कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसको बटे कर देंगे 1/sin स्क्वायर 30, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin स्क्वायर 30 हम इसको कर देंगे। इसके बाद है प्लस कॉट स्क्वायर 60, तो प्लस कॉट स्क्वायर 60 को क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 1/tan स्क्वायर 60, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर 60, 1/tan स्क्वायर 60 यहाँ पर इसकी वैल्यू है। अब 4 का 1 कम 4 यहाँ पर हो गया, यहाँ तो हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस, यहाँ 1 माइनस, यानी sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर 1 है और अपन यहाँ पर 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे sin 1/tan स्क्वायर 60, 1/tan स्क्वायर 60, तो 1/tan स्क्वायर 60 में tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 60 होना चाहिए, गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पर होना चाहिए 60। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, कलर चेंज कर लेते हैं जैसे दिखाई सही से पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पर भी, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और आप जानते हैं कि अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ
3 बचेगा, तो 1/3 में 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, इस 2 को हम क्या करेंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस ऊपर 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1/3 बचेगा, और इस 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1/3। तो ये हमारा 1/3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है 1/3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग जिला है, रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये ग्लेशियर चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 नवंबर 1951 को भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, 22 नवंबर 1951 को। अगला प्रश्न है आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। शेयर मार्केट से इस शब्द का संबंध है, बुल एवं बियर शब्द का। अगला प्रश्न दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न जो भुजाएं हैं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर का हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे कि ये आपकी जो समानांतर चतुर्भुज है, फिर से सही से बना देते हैं, समानांतर चतुर्भुज आपका ये, और जो ये विकर्ण होता है। अब इसमें कह रहा है कि ये एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अगर आपका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि विकर्ण, यदि विकर्ण को मिलाने वाली भुजा 12 है तो विकर्ण को मिलाने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि जो इसका जो है इस भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 12 सेंटीमीटर, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, अभीष्ट जो क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज का वो दुगना होगा। कितना होगा, दुगना होगा हमारे दिए हुए त्रिभुज का। अगर हम इस समानांतर चतुर्भुज को यहां पर मान लेते हैं ABCD, तो इस प्रकार से ये हमारा ABCD होगा समानांतर चतुर्भुज। विकर्ण इसका 12 है, एक भुजा इसकी 10 है, एक भुजा इसकी 8 है। तो जो त्रिभुज है आपका ABC, इसका दुगना होगा पूरा समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि विकर्ण इसको बराबर 2 भाग में बांट रहा है। यहां पर हम देख लेते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ABC, तो आपने हीरोज फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। तो हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है, हीरोज फार्मूला में हम देखेंगे, पहले यहाँ पर हीरोज फार्मूला बताता हूँ। हीरोज फार्मूला बराबर होता है S मतलब सेमी पेरीमीटर या परिमाप, अर्ध परिमाप, A प्लस B प्लस C बटे 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर ABC 12, 10 और 8 हो जाएगा। तो 12, 8, 10, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 का बटा 2 हो जाएगा, कर देंगे 30 का बटा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर S बराबर कितना हो गया 15। अब इतना तो आपको मालूम हो गया, S बराबर आपका 15 है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर S बराबर 15 हो गया, तो आगे फार्मूला क्या है। आगे फार्मूला ये है कि आपका जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S आप जानते हैं 15 है, तो 15, और S की वैल्यू 15, A की वैल्यू कितनी है, A 8 है। मैंने आपको बताया था 3 भुजाएं हैं, 8, 10, 8 और 12, तो A 8 है। 8 में मतलब जो है S से 8 जाएगा, यानी 15 से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 15 से 8 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, और 15 से आपका B, तो B की वैल्यू मान लीजिए 12 है, तो 15 में से जो है 12 जाएगा, तो 15 से 12 जाने पर कितना बचेगा 3, और S की वैल्यू S माइनस C, तो C की वैल्यू यानी अगली भुजा कितनी थी 10 थी, तो 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं अंडर रूट में चूंकि ये है, तो 5 3 15, या 15 को हम 5 और 3 में अगर तोड़ देते हैं, 5 और 3 में तोड़ देते हैं, तो 5 गुणे 3, यहाँ पर 5 3 15 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5,
तो कपल हो जाएगा 3 और 3, एक 3 बाहर निकल जाएगा और ये 1 5 और ये 5 ये बाहर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 5 और गुणे 3, बाहर कितना हो जाएगा 5 3 15 और अंदर कितना बचेगा 7, अंदर बचेगा 7, तो हो जाएगा 15√7 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब चूंकि समानांतर क्षेत्रफल है तो दुगना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और अंदर बचेगा ये 7, तो 30√7 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 संख्याओं का माध्य 27 है। 15 संख्याओं का माध्य 27 है, तो 15 संख्याओं का यानी औसत 27, तो 15 गुणे 27 इसको लिख सकते हैं हम। और कहा है कि जिसमें प्रथम 7 संख्याएं का जो माध्य है वो 25 है, तो पूरी टोटल संख्या 15 है, उसमें से अगर मतलब पहली जो 7 है उसका माध्य 25 है, तो यहाँ पर 7 - 7 गुणे 25 कर देंगे और अंतिम माध्य जो 7 का माध्य 31 है, तो अंतिम 7 तो यहाँ पर 7 गुणे 31 कर देंगे, तो 15 गुणे 27 इसका कितना आंसर हो जाएगा। 15 गुणे 27 का अगर हम जो है गुणा करें 15 से 30 15 से 35 405 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 405 माइनस 25 सत्ते 175 होता है और माइनस 31 सत्ते कितना हो जाएगा, 31 सत्ते हो जाएगा 217। आपको पहाड़े और स्क्वायर वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन तेज कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 175 और 217, इसको जब हम जोड़ते हैं और 107 5 12 की तो हाथ से लगी 1 1 1 2 2 7 9 और 3, तो 405 में से 392 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 13। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है। तो नियाग्रा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, आपके 4 ऑप्शन है, यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में। तो आपका जो नियाग्रा जलप्रपात है वो ऑप्शन के हिसाब से यूएसए में है, क्योंकि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाता है। कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाता है नियाग्रा जलप्रपात, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच मतलब मध्य की सीमा बनाता है और नियाग्रा नदी पर यह है। यह 53 मीटर ऊंचा है। यह जो जलप्रपात है जो नियाग्रा नदी पर बना है 53 मीटर ऊंचा है, 12 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूएसए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। तो एसएल बहुगुणा चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला है। कौन परिवर्तित करता है, तो जो बैटरी है, बैटरी में केमिकल भरा होता है, रसायन भरा होता है, तो बैटरी रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जो डायनेमो है, ये डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा या डायनेमो क्या है, एक यंत्र है, तो यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा को, और डायनेमो बिजली बनाने का काम करता है, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो आपका हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये क्या करता है, हीटर क्या करता है, हीटर वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि हीटर से क्या करता है, हीट यानी ऊष्मा मिलती है, तो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है आपका हीटर। प्रश्न था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो वह है आपका प्रश्न, मतलब ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की। तो विनीत के दादा के एकमात्र पुत्र की पत्नी, तो विनीत के दादा का पुत्र विनीत का पिता हुआ, विनीत के दादा का पुत्र विनीत का पिता हुआ। और उस पिता की पुत्री उस लड़की की तरफ, जिस महिला की तरफ इशारा कर रहे थे, वो हो गई। तो विनीत का संबंध उस महिला के साथ क्या हो गया, भाई का संबंध हो गया। क्या हो गया, भाई का संबंध हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन डी, भाई का संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में ए बी को लिखा जाए 25, तो ए की जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, ए बी में ए की जगह 2 और बी की जगह 25, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी में 2 और 25, 2 और 5 हो जाएगा, तो 2 और 5। और बी सी का अर्थ है 57, यानी बी की जगह बी सी में 57 है, तो इसका मतलब बी सी तो 57 यानी बी का तो 7 रहेगा, 5 रहेगा यहाँ पर। और बी डी का 58,
और बी डी का 58, तो डी में आप देख रहे हैं यहाँ पर डी की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ए बी सी डी के सबके कोड मिल गए हैं। अब इसने पूछा है सी ए डी बी का, तो सी की जगह 7, सी की जगह 7, ए की जगह 2, ए की जगह 2, और उसके बाद डी की कितनी जगह हो जाएगा, डी की जगह 8 और बी की जगह हो जाएगा 5। तो 72 85, 72 85 यहाँ पर किसका है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 72 85 इस दिए हुए सी ए डी बी का अर्थ है। बढ़ते अगला प्रश्न यहाँ पर है 36वां प्रश्न। यहाँ आपको दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका क्या हो जाएगा, जो औसत 2 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, मानते हैं उसका औसत स्कोर x है, और तो 14 पारी तक उसका औसत स्कोर कितना रहा होगा, 14x रहा होगा। 15वीं पारी में उसने 76 रन बना दिया है, तो टोटल 15 पारी जो है इसके औसत रन यानी औसत x है उसमें 2 बढ़ जाता है। यह हमारा इक्वेशन बन गई। तो हो जाएगा 14x और माइनस का प्लस का 76 बराबर ये 15x हो जाएगा। इस 15x और 15 का अंदर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30। तो 15x से 14x जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ पर 15 में से इस 30 को हम 76 से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 46। 30 को हम 76 से घटाएंगे तो बचेगा 46। लेकिन बता रहा 15वीं पारी में उसका स्कोर 2 बढ़ जाता है, तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो 46 + 2, तो टोटल उसका जो औसत अब हो जाएगा 15वीं पारी के बाद हो जाएगा 48। बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है x का 10% और y का 20% बराबर है, तो x रेशियो y का मान बताना है। तो यहाँ पर x का 10%, तो x का मतलब गुणा, तो x का 10% बराबर y का 20%, तो प्रतिशत हम ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x यानी x बटे y, x रेशियो y का मान कितना है। तो यहाँ पर x का प्रतिशत कितना हो जाएगा, x गुणे अगर हम यहाँ प्रतिशत निकालते हैं तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर काटते नहीं, यहाँ पर पूरा इसको ले ही लेते हैं जिससे आगे आसानी होगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x का 10% आपको समझ आए इसलिए भी बता दे रहा हूँ। 100 10/100 और अगला है y का बराबर y का 20%, तो 20% 20/100 किसका, y का। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो x बटे y का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो x बटे y, x का कितना प्रतिशत है, x का प्रतिशत है 10, y का कितना प्रतिशत है, तो y का प्रतिशत है b। तो यहाँ पर इस तरफ हम जब पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 20/100 गुणे 100/10, 100/10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे 1, तो हो जाएगा 2% 1। 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर है 38वां प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है। तो अंतर्ग्रह या अंतर्गत ग्रह कौन से होते हैं, तो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको अंतर्ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर ये शुक्र जो है अंतर्ग्रह के अंतर्गत आता है। बात करते हैं बाहरी ग्रह। तो जो बाहरी ग्रह होते हैं वो उनका जो उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और आकार में बड़े भी होते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस वो नेपच्यून है, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र अंतर्ग्रह कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। जो भारतीय तिरंगा है उसका डिजाइन तैयार किया था। इसकी बात अगर लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का भी प्रश्न पूछता है तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2। और यह भी प्रश्न बनता है कि इसे कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गालजी गाय का प्रमुख कार्य है।
तो श्रावी करना, श्रावी का कार्य गालजिकाय का प्रमुख कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नृत्य वगैरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चन को इस मॉक टेस्ट में रखा हुआ है। प्रश्न है घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धागा जिस प्रकार संबंधित है कपड़ा से, धागा जिस प्रकार से संबंधित है कपड़ा से, उसी प्रकार से तार का संबंध किससे है? तो तार का संबंध रस्सी से है नहीं, रेडियो से नहीं, रस्सी से नहीं, जाली से, क्योंकि जाली जो बनती है वो तार से बनती है। कपड़ा जिस प्रकार धागे से बनता है। अगला प्रश्न यहां पर है क्रिकेट, यदि क्रिकेट शब्द के लिए कूट है FULFNHW तो EULGH के लिए क्या शब्द होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्राइड, यानी 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो FULFNHW जो ये है इसका संबंध इसी से कि जैसे यहां पर सी के अगर हम देखें तो सी को एफ से देखेंगे तो कितना कम या ज्यादा है? तो सी के बाद DEF 3 ज्यादा है। तो इसी प्रकार से E कितना ज्यादा है बी से? तो BCDE। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो B है इसका रेशियो निकाल करके आप इस तरीके से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप इसको खुद कर पाएंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा सोचने वाला है, तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में भिन्न शब्द का चयन करिए। भिन्न शब्द का चयन करना है कि इसमें से भिन्न शब्द क्या है। अब इस प्रकार के अक्सर अगर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो क्या करना पड़ता है, इस प्रकार के शब्दों में, इस प्रकार के प्रश्नों में हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 8 4 6 9 इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 6 18 9 27, यहाँ पर हो जाएगा 27। 7 8 9 5, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 और 5 20, 4 24, 24 और 5 29, यहाँ पर हो जाएगा इसका 29। इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 6 18 9 27, 8 6 12, 12 5 17 18 27। यानी आप देख रहे हैं A, C और D इन सब का आंसर 27 है, जबकि B का आंसर 27 नहीं 29 आ रहा है। इनका जोड़ 29 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो B है ये इन चारों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है AZGTMN और फिर बीच में क्वेश्चन मार्क और YB, इसका आपस में क्या संबंध है? तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो A से Z के बीच में 6 का गैप है, Z से T के बीच में 6 का गैप है, और इसी तरीके से सबका आपस में गैप बनता चला जा रहा है। यानी Z का T से, फिर G का जो G है उसका गैप बन रहा है तो M से, और 6 का ही गैप है। G का M से 6 का गैप है और T का N से 6 का गैप है। तो 6 के गैप से ये बन रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? S और H, S और H आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। SH कहां पर है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष कैसे बनता है? साइंस का क्वेश्चन है। तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातु युग में से कौन सा युग पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो यानी पृथ्वी का जो कोर भाग है, क्रोड भाग है, उसको बनाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन डी, निकिल और लोहा जो धातुएं हैं वो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाने का काम करती हैं। निकिल और लोहा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बुलाने वाले व्यक्ति थे सबसे पहले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो निर्णय लेता है कि जो कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये होता है 110वें अनुच्छेद के तीसरे पार्ट के अंतर्गत, यानी 110 अनुच्छेद के तीसरे पार्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के तहत धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो हिमालय क्षेत्र के
चट्टानी मुख्यतः हिमालय जो क्षेत्र है उसकी चट्टाने मुख्यतः परतदार है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय क्षेत्र की चट्टाने परतदार होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है tan a प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो tan a और प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। tan को आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस इसका आंसर मतलब फार्मूला होता है, तो tan की जगह हम क्या लिख सकेंगे, साइन अपॉन कॉस, ए की जगह हम थीटा लिख दे रहे हैं, स्क्वायर सॉरी यहाँ पर प्लस सेक भी है, और सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसका जब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे हैं कि साइन थीटा और प्लस 1 है और नीचे कॉस दोनों बराबर हैं, तो कॉस थीटा को अगर हम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और प्लस 1, इसका टोटल कितना हो जाएगा स्क्वायर, और साइन थीटा प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है उसको अगर हम खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं साइन थीटा और प्लस 1 का जब स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं इसको साइन थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 स्क्वायर, इसलिए एक बार फिर से लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसलिए एक बार 1 प्लस साइन थीटा और एक बार 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस प्लस वाले कट जाएंगे, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और हर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो प्लस में 1 प्लस साइन थीटा, हर में 1 माइनस साइन थीटा। तो इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 52वां प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत के कर्ण, यहाँ पर कर्ण नहीं कर्ण होना चाहिए, एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदेशक 14 मीटर पार करता है। तो वर्ग क्या होगा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लीजिए ये एक वर्ग है और कर्ण इसका ये हो गया और ये है 14 मीटर, कितना है 14 मीटर। तो अब यहाँ पर ये अगर हम जो इस वर्ग होता है या स्क्वायर होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजाएं हमें दी हैं इसलिए हम इसको ए मान लेते हैं। इसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक आपका क्या है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में अगर एक भुजा भी नहीं दी होती तो हम पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 14 है, यहाँ पर कर्ण कितना है 14 है, यहाँ पर कर्ण है 14, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर यानी आधार और लंब का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 296, सॉरी 296 नहीं 196, 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 बटे 2, तो 2 9 18 2 8 16, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा आपका 98, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 98, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणे भुजा होता है, यानी भुजा इसकी ए है तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कितना हो गया आपका 98। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं 53वां प्रश्न है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने की सिंपल सी ट्रिक है, इसमें क्या करते हैं जितना प्रतिशत दिया हुआ है ऊपर उसको रख लेते हैं, तो कितना दिया हुआ है 20 दिया प्रतिशत अधिक, किससे दिया हुआ है ए की आय की तुलना में दिया हुआ, तो ए की आय कितनी हो गई है 100 में 20 जोड़ा था, क्योंकि 20 ज्यादा हो रही तो 100 अगर आय ए की थी तो 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 120, और इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे टोटल इसका गुणा कर लेंगे, तो 20 यहाँ हो जाएगा 200 बटे 12, और 12 कम 12 16.66% यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।
तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर दे रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या करते हैं कि हम इसका सूत्र लगाते हैं एस टोटल। एस टोटल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन जो होता है नंबर ऑफ जो संख्याएं हैं, एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर एस टोटल में हो जाएगा कितनी संख्याएं हैं 100 बराबर एन की जगह 100 कितनी संख्या है यहाँ पर भी एन बराबर 100 प्लस 1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 ये 100 और इस 100 प्लस 1 हो जाएगा कितना 101। इसका अगर हम इससे मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड करते अगर हैं तो 100 को 2 से भाग करते हो जाएगा 50। तो इसका 101 में और 50 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 नहीं 50 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला प्रश्न है एक और, यहां और गलत है, या लिखा होना चाहिए कोण। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 है, तो वह कोण कौन कितना होगा। सबसे पहले अनुपूरक कोण की बात करते हैं। दो कोण का जो योग जब 90 डिग्री हो जाता है उसे बोलते हैं अनुपूरक कोण। मानते कोण x है, तो अनुपूरक कोण कौन सा हो जाएगा उसका 90 - x हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा। और तो जब एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 है, प्रश्न अनुसार एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 है, तो कोण x है उसका अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा 2/3 अपने अनुपूरक कोण का, तो अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा 90 - x हो जाएगा। तो 2 से 90 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 180 और 3 से भाग करेंगे हो जाएगा यहाँ पर 60। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3x। यहाँ हो जाएगा x बराबर 60 - 2/3x। इस 2/3x को जब x के पास ले आ जाएंगे तो हो जाएगा 5x/3 और यहाँ पर कितना बचेगा 60, यहाँ बचेगा 60। इस 60 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 60 का क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 और 180 और यहाँ बचेगा 5x। तो x को हम ये रखेंगे और 5 से जब भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 बचेगा यहाँ पर 30, 5 × 6 = 30, तो यहाँ हो जाएगा 36 डिग्री। तो x के बराबर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 36 डिग्री इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ नीचे दिया हुआ है रीजनिंग का प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द उससे नहीं बनाया जा सकता, यानी आपके जो ऑप्शन दिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपके ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको रिएक्शन जो शब्द देखा REACTION इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं REACT ऊपर पहला और इसे तो पूरा मिल रहा है, एक्शन ये भी पूरा मिल रहा है, रियल एल इसमें है ही नहीं, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रियल वो शब्द है जिसको दिए हुए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे, स्पेशली SSC और रेलवे वगैरह के एग्जाम में जरूर इस प्रकार के एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्न की रीजनिंग की मैंने पूरी विस्तार से एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देखिएगा। इस प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जरूरी हमें ये समझना जरूरी है कि इस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए 7 है, इस 7 से इसमें भाग करेंगे 7 × 4 = 28, 7 × 21 तो ये ठीक है, 7 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, यहाँ पर ना तो 18 ना तो 24, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। और इस तरीके से अब क्या कर सकते हो, तो एक चीज यहाँ पर और करी जा सकती है कि 28 और 21 इसको जो हम जोड़ करके इसका वर्ग कर दें, तो ये जो ऊपर संख्या दी हुई है अगर ये संख्या आती है तो इसका मतलब है कि ये सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 28 और 21 को अगर हम जोड़ देते तो हो जाता है 49 और 49 का वर्ग कर दे तो हो जाएगा ऑप्शन 7। यहाँ पर 7 आ रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर 22 और 16 को जोड़ देते हैं। 22 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे 22 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर कितना होता है 6। यहाँ पर 7 भी आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका डेफिनेटली इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। 35 और 29 को जोड़ेंगे हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, उसका आंसर आएगा। तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार 8 आपका ऑप्शन सी है,
आपका ऑप्शन सी 8 यहाँ पर दे रहा है। तो इस प्रकार सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 8। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को वो संस्था है जिसका संस्थालय पेरिस में है, यानी यूनेस्को, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अक्सर यूनेस्को का UNESCO यूनेस्को का अक्सर फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर से देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रश्न का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रास्फीति सिद्धांत था तब उत्पन्न होती है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का सिद्धांत क्या है और ये कब उत्पन्न होती है? तो सबसे पहले मुद्रास्फीति की परिभाषा को अगर देख ले तो मुद्रास्फीति की परिभाषा है कि जब कीमतों में लगातार की वृद्धि हो, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है और उसे रोकना जब कठिन हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति का जन्म हो जाता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो आपको अब यहाँ पर ऑप्शन ए साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में कीमतों को पीछे छोड़ दें, अनिवार्य वस्तुएं जब कीमतों को पीछे छोड़ दें यानी महंगी हो जाए, उनमें स्थायी या अस्थायी रूप से शुल्क की वृद्धि और कीमत की वृद्धि हो जाए, तो उसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति का सिद्धांत ऑप्शन ए यहाँ पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर है? तो जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर, इसे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। पुरी से, उड़ीसा में मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जो है, तो पुरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में, कहां पर? उत्तर पूर्व में एक कोणार्क सूर्य का मंदिर है और मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है और इसे ही बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवदार के पेड़ आमतौर पर किस जंगलों में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सदाबहार कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं देवदार के पेड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है कि PQRSTUV और मतलब PQRSTU और V को एक पंक्ति में नीचे बैठाया गया जाता है। Q और T किनारे बैठे, तो Q को किनारे बैठे डालते हैं और T को किनारे बैठा लेते हैं। U S से ठीक दाएं है, तो U S से ठीक दाएं है। किससे दाएं है? S किससे दाएं है? तो इसके पहले यहाँ पर सेकंड भी देख लेते हैं। P R से ठीक बाएं है, तो किससे दाएं है? R से। कौन? P। तो P को हम जो है S से ठीक दाएं बैठा देते हैं, तो P को S से ठीक दाएं बैठा दिया हमने। और यहाँ पर कह रहा है कि U S से ठीक बाएं है, तो S से कौन बाएं है? U, तो S से U बाएं बैठा दिया मैंने। और उसके बाद बोल रहा है V के तुरंत बाद T है, तो V के तुरंत बाद T है, तो यहाँ पर क्या हो गया? QPSUVT। कितने दोस्त थे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए। तो कौन बचा है यहाँ पर? बचा है यहाँ पर R बचा था, बाकी सबको मैंने बैठा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से QP, यानी अगर एक सीरीज है, एक कोई पंक्ति है, तो सबसे पहले Q, फिर P, फिर S, फिर U, फिर R और फिर V और फिर T बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है। तो इस अगर पंक्ति में आप बैठा लेते हैं और उस हिसाब से उसके बाद कुछ भी पूछे, तो P यहाँ पर आप देख सकते हैं P तथा T के बीच में कितने सदस्य बैठे हैं। तो P और T के बीच में कितने सदस्य बैठे हैं? तो 1 2 3 4 सदस्य बैठे हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 दिया हुआ है इस प्रश्न का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये पंक्ति में V का स्थान, यहाँ वाह की जगह क्या हो जाएगा? V का स्थान कहाँ पर है? तो पंक्ति में जैसे बनाई थी मैंने, उसके हिसाब से आप देख करके इन सभी ये प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। P व V के बीचों बीच कौन बैठा है देख करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा प्रश्न है 65। दर्पण में बने 8:45 जो घंटे का सही समय कितना होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है?
इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी एक ट्रिक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको दिए हुए 12 से सिर्फ घटा देना है। तो 12 से घटा देंगे तो 12 से अगर हम इसको घटाएंगे किसको, 8:45 को, तो 8:45 को जब 12 से घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3:15। 3:15 ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कास्टिक सोडा का सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3। यहां पर Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। इसके अलावा क्या हो जाता है, NaCl क्या होता है, साधारण नमक होता है। NaCl आपका साधारण नमक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो सिंपल सी एक ट्रिक कक्षा 10 वगैरह में आप लोगों ने पढ़ी होगी, ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन और ट से जे थॉमसन या थॉमसन। तो जे थॉमसन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ईंट पर नाच, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो इनका जो है आप नाम इस प्रकार ईंट पर नाच से याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके वैज्ञानिकों के नाम। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो मैकमोहन रेखा किस के बीच है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं हेलोफाइट। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नमकीन जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो एक आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। इनका फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं। तो ये बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। हीनयान और महायान दो, ये जो पंथ थे, इन दोनों का जो अलगाव हो गया था, अलग अलग हो गए थे, बौद्ध धर्म से संबंध था। और चतुर्थ संगीति में जो चतुर्थ 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो धर्म अलग हो गए थे, दो भागों में बट गए थे। मोनू और सोनू की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है और उनके आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं सोनू और मोनू। सबसे पहले सोनू है, तो सोनू के लिए 4 और मोनू के लिए 3। तो मानते हैं सोनू की जो आयु का अनुपात है वो हो जाएगा 4x और मोनू की जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। तो इनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:3 है। तो सोनू की आयु 4x, मोनू की आयु 3x। तो इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, यानी 4x और प्लस 3x को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 28 और 4 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7x। 7x बराबर 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4। अब यहां पर पूछा है कि 4 वर्ष बाद, तो यानी मोनू की कितनी थी, सोनू की कितनी थी, सोनू की थी 4x और 4x में कह रहे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 वर्ष बाद इनकी उम्र 4 वर्ष और बढ़ जाएगी। तो इसकी हो जाएगी 3x + 4, 3x + 4 हो गई इसकी। अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर x की कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम 4 रख देते तो 4 4 का गुणा हो जाएगा 16 और 16 और प्लस ये 4, 16 से प्लस 4 हो जाएगा 20। और यहाँ के x के लिए कितना रख देंगे 4 और इस x का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 12 और 4 16। तो इनके अनुपात का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। तो 5:4 इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 5:4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, जो भी कमी आती है आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो एडजस्ट कर दूंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इस प्रश्न का हमें आंसर देना है।
तो प्रथम 20 सम संख्याओं के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि आपको क्या करना है, प्रथम 20 या लगातार n तक की संख्याओं का योग अगर हमें देखें तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ n+1 में आपको फार्मूले में रख देना है। कितनी संख्याएं हैं, 20, तो n की जगह 20 प्लस 1 ये हो जाएगा 20 और गुणे 20 1 21, तो 20 और 21 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 420। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या मापता है, तो ये मापता है रक्तचाप। मनुष्य का जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर या बीपी है उसे मापने के लिए जिस यंत्र का आप डॉक्टर के यहाँ देखते हैं, जिस यंत्र को, उस यंत्र को बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, रक्तचाप। इसकी वैल्यू पूछ लेती कितना होना चाहिए, रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120 और 80 होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है Fe किसका प्रतीक है, तो Fe प्रतीक है लोहे का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसने शकों पर विजय प्राप्त करी और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऋतु ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है, यानी जो ऋतु है वो ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है। तो ऋतु यहां पर हम R से लिखेंगे ऋतु और RI से लिखेंगे ऋचा। तो ऋतु जो है ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है ऋतु, तो ज्यादा लंबी हो गई। जिस तरफ मुखुला है वो बड़ा, उसको हम देखते हैं, तो फिर से इसको लिख लेते हैं। इसने कहा है कि ऋतु ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है, तो ऋतु जो है वो ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है, और परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी रेणु, यानी रेणु इससे ज्यादा लंबी है, तो रेणु को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। किंतु पम्मी की अपेक्षा ज्यादा लंबी परंतु ऋचा की अपेक्षा छोटी है। किमी यहाँ पर लिखा है किम्मी, यहाँ पर किम्मी जो है वो पम्मी की अपेक्षा ज्यादा लंबी है, लेकिन ऋचा की अपेक्षा उतनी लंबी नहीं है। तो किम्मी पम्मी की अपेक्षा ज्यादा लंबी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम किम्मी, लेकिन क्या कह रही है कि ऋचा से कम लंबी है, यानी किमी की लंबाई ऋचा से कम है और किमी जो है वो पम्मी से बड़ी है, तो किमी जो है पम्मी से बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर रेणु, ऋतु, ऋचा, किम्मी और पम्मी, इस प्रकार से इसका पूरा ये पैटर्न बन चुका है। तो सबसे लंबी रेणु, उसके बाद ऋतु, फिर उसके बाद ऋचा, उसके बाद किम्मी और फिर पम्मी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कौन सबसे लंबी और कौन सबसे छोटी है। प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे लंबी रेणु है, तो कौन सबसे लंबी है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैकल्पिक उत्तरों में से चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या देना है कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए सबसे भिन्न कौन सा है, तो सबसे भिन्न मैदान है। क्यों है, क्योंकि कमरा, घर और हॉल सब पर क्या होती है, छत है, लेकिन मैदान पर छत नहीं होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न में सबसे भिन्न कौन सा है, मैदान। प्रश्न एक, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैदान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर, हाल का ही प्रश्न, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है नोबेल पुरस्कार की, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या द बालाजी क्लासेस की जो पूरी प्लेलिस्ट बनी है ट्रिक वाला वीडियो के नाम से, उसको भी आप जाकर के देख सकेंगे। यहाँ पर दिया है प्रश्न 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार क्या है, तो मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से बड़े इजीली बताया, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या करता है, ये अक्सर जैसे गृह युद्ध या युद्धों के समय जो भूखे लोगों को खाना प्रोवाइड कराने का काम कराता है, तो ये इस बार जो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रणब मुखर्जी के साथ कितने और व्यक्तियों को वर्ष 2019 का भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ 2020 का 19 से भी क्वेश्चन एक दो पूछ लेते हैं, और विशेषकर इस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर दो लोगों को, जो प्रणब मुखर्जी हैं जिनके भी हाल ही में निधन हो गया था, उनको दो लोगों के साथ भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। वो दो लोग कौन कौन से, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक थे भूपेन हजारिका के साथ में, और किसको दिया गया था, तो थे नानाजी देशमुख को प्रणब मुखर्जी के साथ में जो भारत रत्न का पुरस्कार भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुएज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है। तो इसमें प्रश्न जो सही नहीं है वो कि नहर समतल केंद्र से होकर गुजरती है, नहर समतल केंद्र से होकर के गुजरती है और इसमें कोई भी बांध वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान ये कहां पर है? तो इसकी शाखा है लखनऊ में, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संस्था है। यहां पर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी का 3%, a प्लस बी का 3% बराबर है ए बी का 7% के, और a माइनस बी का 5% बराबर है ए बी के 4% के, तो b a का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 3% बराबर है a प्लस बी का 3% बराबर है 7% ए बी के, 7%। इस प्रतिशत से प्रतिशत को हम काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3a प्लस बी बराबर 7ab। इसके बाद इसने कहा है हम यहाँ पर ab की वैल्यू निकाल दे, तो ab की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको 7 को ले आएंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ab बराबर 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी अपॉन 7। उसके बाद क्या करेंगे? इसने कहा है कि a माइनस बी का 5%, यानी 5a माइनस बी बराबर है 4ba के, यानी ab यहाँ पर रख देंगे 4ab के बराबर है। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं जैसे आपको दिखाई पड़े। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ab की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3a प्लस बी रख सकते हैं। तो इस ab की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3a प्लस बी रख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर सफाई से कर दें, 3a प्लस बी यहाँ पर रख देते हैं। 3 इसको गुणा हो जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बटे 7 भी है, इस 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5a माइनस बी से, तो हो जाएगा 35a माइनस बी। यहाँ कितना हो जाएगा? 35a माइनस बी, इसको हम कर देंगे और इस 35 का अंदर गुणा करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा 35a माइनस अंदर क्या है? 35a और 35b हो जाएगा, 35a और 35b हो जाएगा, तो हो जाएगा 35a माइनस का 35b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? तो 4 तिया 12 भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 बी और 4 तिया 12 ए, तो 12 बी और 12 ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस 35 ए और 12 ए को घटाएंगे, आप पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 23 ए बराबर यहाँ कितना बचेगा? 12 बी और 35 बी उधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 47 बी। अब यहाँ पर 23a बराबर 47 बी, 23a बराबर 47 बी, 23a बराबर 47 बी, ये आपका आया था। अब प्रश्न पूछा बी ए का कितना प्रतिशत है? तो बी ए का कितना प्रतिशत है? तो बी 47 बी है, ए कितना है? 23a का कितना प्रतिशत है? एक बार फिर से लिखते साफ साफ, 47 बी ए का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 47 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4700 बटे 23%। तो 4700 बटे 23% कहाँ पर है? यह है आपका 4700 बटे 23%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक संख्या और उसके प्रतिलोम का योग 4 है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक संख्या मानते हैं x है, एक संख्या कौन सी है? x है, और उसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/x, प्रतिलोम उसका उल्टा हो जाता है, और इसका जो योग है, इसका जो योग है वो है -4। कितना? -4। उसके घन का योग कितना? घन का मतलब क्यूब, तो अगर इसका हम क्यूब कर दें, इसका क्यूब कर दें तो -4 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो -4 का क्यूब होता है -64, होता है -4 का क्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो a क्यूब की जगह हो जाएगा x क्यूब, b क्यूब की जगह हो जाएगा 1/x क्यूब, और 3ab, तो 3ab में x और इंटू 1/x, x से कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3, और ab
ए बी की जगह क्या बचेगा, मतलब ए प्लस बी की जगह क्या बचेगा, एक्स प्लस 1/x, ये आ जाएगा। अब हम क्या रखते हैं, इसकी जगह सबकी जगह फार्मूला रख देंगे, ये रहेगा एक्स क्यूब, ये ऐसा ही रहेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और इसकी जगह x प्लस 1/x की जगह जानते हैं यहाँ पर 4 रखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 4, माइनस का 4 हो जाएगा वहाँ पर, तो प्लस 3 और माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है 64 माइनस का। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 तियां 12, कितना हो जाएगा माइनस का 4 तियां 12, और वहाँ पर कितना है माइनस का 64, तो ये 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12, और 64 में से 12 कितना हो जाएगा, बचेगा माइनस का 52। तो घन का योग क्या हो जाएगा, तो उसके घन का योग, तो x प्लस 1/x क्यूब, ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 52, यहाँ पर माइनस होना चाहिए ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 गीगाबाइट किससे संबंधित है, तो 1024 मेगाबाइट से, 1024 मेगाबाइट से, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीति आयोग ने हाल ही में जून 2020 में, कब, जून 2020 में, जब कोरोना जो वायरस बहुत तेजी से अपने पीक पर था, अपनी चरम पर था, तो नीति आयोग ने कोविड-19 से, कोरोना वायरस 19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान, जो अभियान क्या है, नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया था, और यह बिल एंड गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को पूछ लेते हैं कि बिल एंड गेट्स, बिल एंड मेलिंडा, बिल और मेलिंडा इस फाउंडेशन के द्वारा इसको सहयोग किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि किस फाउंडेशन के तहत किया गया था, तो नीति आयोग के लिए क्या आ सकता है, फिर बिल एंड मेलिंडा भी आंसर ऑप्शन के तौर पर हो सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि 88वां प्रश्न, 2 अंकों वाले एक नंबर और इस 2 अंकों वाले एक नंबर और इस नंबर के अंकों, यहाँ पर गा की जगह अंकों इस अंकों की स्थिति आपस में बदलकर नया नंबर, यहाँ पर लिखा है नया नंबर के बीच अंतर 36 है, तो दोनों अंकों के बीच में कितना अंतर है? तो इस प्रश्न को आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर इसको थोड़ा कर देते जिससे जगह बन जाए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक मानते हैं x और दहाई का अंक मानते हैं y। दहाई का अंक कितना मानते हैं, y। इसमें ये प्रश्न में कहा है कि जो 2 अंकों की संख्या की स्थिति बदल दी जाए, तो संख्या 2 अंकों की होती है 10y प्लस x। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इकाई की जगह x, दहाई की जगह y, तो इकाई दहाई में 10 का गुणा भी होता है, तो 10y प्लस x। अब यहाँ पर कहा कि इन 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंकों वाली संख्या, तो इनके बीच का अंतर, तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या हमारी 10y प्लस x, और इनकी स्थिति को बदलकर, तो इनकी स्थिति अगर बदल देते तो हो जाएगा कितनी, 10x प्लस y हो जाएगा, जबकि 10y प्लस x था, और इसको घटा दिया जाए, तो इनको घटा देंगे तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 36। तो ये 10y प्लस x माइनस 10x माइनस का y और बराबर 36। तो यहाँ पर 10 में से 10y में से 1y जाएगा और x में से 10x जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9x, यहाँ पर बचेगा प्लस का 9y बराबर 36। अब यहाँ पर x माइनस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 से 36 में भाग कर देंगे, तो 9 चौको 36, बस यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा 4। y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 4। तो y माइनस एक्स बराबर आंसर यहाँ पर ए आप देख रहे हैं ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 200 का 2/5 121 के 125 के 3/5 के कितने अधिक है? प्रश्न है 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 200 का 2/5 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है, हमें इस प्रश्न को देखना है। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं,
यहाँ माइनस लगा देंगे तो 5 चौको 20 यानी 40 दूना 80, 40 दूना 80 और 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 25 दिया 75, 80 माइनस 75, 80 माइनस 75 करेंगे तो आ जाएगा 5। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई यानी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयताकार खेत की जो क्षेत्रफल मतलब आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर दिया हुआ है और ये कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। तो आयताकार क्या होता है, यानी जब किसी भी ऐसी आकृति जिसकी सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इसे आयताकार बोलते हैं। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15% अधिक। किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर, कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी x का 15%, यानी जो चौड़ाई से 15% अधिक। तो लंबाई अपने आप में पूरी 100% रही है भाई, जो लंबाई हो तो अपने आप में 100% रही ना, तभी तो उससे 15% अधिक है। तो x के 15% अधिक लंबाई है तो यानी 100 यानी 115/100 कर देंगे। 115 का नहीं 115%। अब यहाँ पर कितना टोटल अधिक है, कितने क्षेत्रफल से? तो 460। तो इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 23x/20, 23x/20। और इसका अगर हम गुणा करते हैं इसकी चौड़ाई को, लंबाई और चौड़ाई ये हो जाएगी ना, तो लंबाई चौड़ाई का अगर गुणा करते हैं तो कितना टोटल है? 460। कितना टोटल है? 460। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 460 गुणे 20/23, 20/23, क्योंकि ये इधर जाकर के पक्षांतर कर देगा जाकर के, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इससे 23 से 23 दूना 46, ये हो जाएगा 20 गुणे 20। तो 20 गुणे 20 बराबर एक्स स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के एक से इस एक 20 को काट देंगे तो बचेगा 20। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 किसी में भी नहीं है तो इसको लिख सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 + 9 = 32, 7 + 5 = 24, तो 9 + 4 बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम 7 और 9 को जोड़ते हैं तो 7 और 9 हो जाएगा 16, और 16 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। 7 5 बराबर होता है 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, 12 में 2 का गुणा करने पर हो जाएगा 24। इसी प्रकार 9 4 13 होता है, तो 13 में जब 2 का गुणा करेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तथा अन्य इसी तरह से हो तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो पश्चिम को यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व किस तरफ हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व ये। और तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है? उत्तर। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है? उत्तर कहा जा रहा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये 135 डिग्री के एंगल पर ये घूम रहा है। तो दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं। तो उत्तर पूर्व को कह रहे हैं पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व यानी उत्तर पूर्व क्या है? ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं? पश्चिम। उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं? पश्चिम। तो उत्तर, इसे कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई पड़ेगा। तो उत्तर पूर्व यानी ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है, ये भी 135 डिग्री पे बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर निरंतर करें तो पश्चिम को क्या करेंगे? तो पश्चिम ये है, और पश्चिम से अगर हम 135 डिग्री को देख लेते हैं, ये आपका बन रहा है दक्षिण पूर्व कहेंगे। इस वाले एंगल को दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव से पशु वन्य विहार, मानस से नहीं मानस पशु, मानस ये गलत है यहाँ पर। मानस पशु वन्य पशु विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये पर है असम में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके लिए किस अंग पर हो जाता है? तो यकृत यानी लीवर इससे प्रभावित हो जाता है। यकृत पीलिया रोग से प्रभावित होता है।
अलकनंदा नदी मंदाकिनी, अलकनंदा एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो है गंगा जी की सहायक नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किसने बनवाए थे? तो इसको बनवाए थे राष्ट्रकूटों ने। किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने इस मंदिर को बनवाया था। और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान का भाग, निम्नलिखित में से किस संविधान का भाग किसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है? तो मूलभूत कर्तव्य को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। बाकी प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार और आज के नीति निर्देशक तत्व ये सभी संविधान के भाग हैं, किंतु ये मूलभूत इस तरह के कोई संविधान का भाग नहीं है। तो आई होप आपको CBT 1 का जो पहला मॉक टेस्ट है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की विस्तार से बताने की, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ये फ्री मॉक टेस्ट, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो आई होप आपको इस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी या तो कल सुबह मिलने वाली जो रिवीजन क्लास है या मॉक टेस्ट में फिर से आपसे मुलाकात होगी, नए मॉक टेस्ट और नई रिवीजन क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।